रेखा एक ऐसी औरत जो किसी की नहीं थी लेकिन सबकी बन गई। साड़ी में लिपटी, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर। लोगों ने पूछा किसके नाम का सिंदूर है। वो मुस्कुराई और चुपचाप चली गई। नाम था रेखा भानुशाली। एक ऐसा नाम जो 70 और 80 के दशक में जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। उसे जिसने चाहा हो गया, जिससे उसने प्यार किया वो किसी और का हो गया। जिस घर में गई वहाँ बर्बादी का साया बन गई। लोग कहते थे रेखा किसी की नहीं हो सकती, लेकिन हर शादीशुदा मर्द की कमजोरी जरूर है। इनके बहुत सारे अफेयर रहे हैं। उनके बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबरें हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इनका सबसे पहला अफेयर हुआ था विनोद मेहरा के साथ। रेखा उनकी सीक्रेट वाइफ बन चुकी थी। कहानी शुरू होती है 70 के दशक में, जब रेखा और विनोद मेहरा की नजदीकियां सबकी नजरों में थी। एक दिन अचानक खबर आई रेखा और विनोद ने गुपचुप शादी कर ली है। रेखा कोलकाता उनके घर तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। विनोद की मां ने दरवाजे पर ही रेखा को थप्पड़ मार दिए। हाँ, रेखा को, एक नई नवेली दुल्हन को, क्योंकि एक सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली को रेखा जैसी ग्लैमरस, बोल्ड, इंडिपेंडेंट औरत मंजूर नहीं थी। उनका दूसरा अफेयर हुआ था जितेंद्र। यह दोस्ती थी या कुछ और। एक्टर जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन रेखा के साथ उनके रोमांटिक सीन से ज्यादा चर्चे फिल्म के सेट के बाहर होने लगे थे। लोगों ने कहा रेखा जिसे चाहती है वो चाहना भूल जाता है, किसी और का हो जाता है। इनका तीसरा अफेयर रहा था शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। सिंपल बिहारी बाबू भी फिसल गए थे। रेखा और शत्रुघ्न की जोड़ी पर्दे पर तो चली ही, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों की बॉन्डिंग देखकर मीडिया के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड पूनम सिन्हा भी असहज महसूस करने लग गई थी। रेखा से दोस्ती करने से हीरोइनें डरती थी, क्योंकि एक अफवाह थी जहां रेखा जाती है वहां रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद इनका चक्कर चला सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। बात तब की है जब 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ बच्चन और रेखा एक साथ पहली बार स्क्रीन पर आ रहे थे, और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। रेखा उस वक्त इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थी और अमिताभ बच्चन इंडिया के नंबर 1 सुपरस्टार। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग बढ़ती गई, रेखा और अमिताभ की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। कई बार दोनों को साइट पर अकेले वक्त बिताते देखा गया। एक्स्ट्रा टैक्स, रीटेक्स और फिर डिनर। सिर्फ को स्टार ही नहीं, अब ये रिश्ता कहीं ज्यादा पर्सनल हो चुका था। और फिर वो सीन जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मौका था ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। पूरा बॉलीवुड वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन जब रेखा वहाँ पर पहुँची तो उनके माथे पर सिंदूर चमक रहा था। पूछा गया क्या आपने शादी कर ली है, और रेखा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। लोग समझ तो गए थे ये सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का है। सिर्फ फैंस ही नहीं, जया बच्चन भी पूरी तरह से हिल गई थी, क्योंकि उस शादी में जया बच्चन भी मौजूद थी। रेखा उनको देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे उन्होंने उनसे कोई जंग जीत ली हो। इस शादी में अगर सबसे ज्यादा किसी का दिल दुखी हुआ था तो वो थी जया बच्चन। फिर एक दिन एक दोपहर को जया बच्चन ने रेखा को फोन किया। बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा रेखा जी एक बार घर पर आओ ना, चाय पियेंगे, बातें करेंगे। रेखा तैयार हो गई। उन्हें लगा कि जया शायद दोस्ती की बात करेगी। जया ने रेखा को बिठाया। घर की दीवारें चुप थी लेकिन हवा भारी थी। और फिर जया ने धीरे से सख्त लहजे में कहा रेखा मैं जानती हूँ तुम और अमित एक दूसरे के करीब हो, लेकिन मैं ये रिश्ता तोड़ने वाली नहीं हूँ। अमित मेरा पति है, वो जो भी करे मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। रेखा उस दिन टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। वो मुस्कुराई और बस इतना बोली ठीक है जया जी, जो आप चाहें। फिर आई फिल्म सिलसिला 1981 में। इस फिल्म की कास्टिंग तो जैसे एक खेल थी। रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का अफेयर चल रहा था, लेकिन रियल लाइफ में अमिताभ की पत्नी थी जया और रेखा उनकी लवर। मतलब फिल्म की कहानी वही थी जो तीनों की रियल लाइफ में हो रहा था। शूटिंग के दौरान हुआ बहुत कुछ अजीब। रेखा और अमिताभ का एक इंटीमेट सीन, और जया बच्चन सेट पर मौजूद थी। रेखा हर सीन में आंखों में दर्द लेकर एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि वो सचमुच उस प्यार को जी रही थी जो उससे छीना जा चुका था। और यही थी आखिरी फिल्म जिससे अमिताभ और रेखा ने एक साथ काम किया था। सिलसिला के बाद अमिताभ ने रेखा से हर रिश्ता तोड़ दिया। कभी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, कभी कोई बात नहीं, बस सन्नाटा। रेखा फिर भी कभी खुलकर रोई नहीं, और वो अब बन गई थी द मिस्टीरियस लेडी ऑफ बॉलीवुड, जिसके पास एक कड़वा अतीत और बेइंतहा हिम्मत थी। और जब उनसे सिमी ग्रेवाल के शो में सिमी ने पूछा क्या आप अब भी अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं, रेखा का जवाब था प्यार एक एहसास है, उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि जब कूली फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन जया बच्चन ने मुझे गेट से ही वापस भगा दिया था। और यह अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी रेखा के बोल्ड बनने की। और कहा मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी के कैरेक्टर को
देखकर जीना भी नहीं आता। 1982 अमिताभ से दूरी पर इश्क से नहीं, रेखा और अमिताभ की दूरियां बढ़ चुकी थी, लेकिन दिल और भी बेकाबू हो चुका था। इसके बाद तो तूफान आने वाला था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। रेखा ने अपने अकेलेपन को बिताने के लिए कई नए लड़कों के साथ अफेयर किया। 1984 में राज बब्बर की तरफ झुकाव। वो जमाना था जब समिता पाटिल और राज बब्बर का नाम एक साथ आता था, लेकिन फिल्म के सेट पर रेखा और राज बब्बर की नजदीकियां बढ़ी। इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी, एक शादीशुदा मर्द और एक अकेली बदनाम औरत। लेकिन राज ने रेखा से दूरी बना ली क्योंकि उन्हें अपना इमेज प्यारा था। इसके बाद साल 1984 में रेखा और संजय दत्त की पहली मुलाकात हुई फिल्म जमीन आसमान के सेट पर। उस समय रेखा बॉलीवुड की एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार थी और संजय दत्त अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि रॉकी के बाद उनका ड्रग का विवादित दौर मीडिया में हावी हो चुका था। रेखा की खूबसूरती और संजय की रफ टफ पर्सनैलिटी, ये कॉम्बिनेशन था ही इतना विस्फोटक कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। सेट पर दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि यूनिट वाले भी गॉसिप करने लगे थे। इसके बाद साल 1985 आते आते बॉलीवुड की गलियों में रेखा और संजय दत्त के अफेयर के किस्से आम हो गए। कहा जाता है कि संजय रेखा के बंगले में अक्सर देखे जाते थे और रेखा को मैम कहकर बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते थे। रेखा भी संजय के बारे में काफी पॉजिटिव हो गई थी। एक अफवाह यह भी थी कि संजय दत्त की मां नरगिस के निधन के बाद रेखा ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया था। रेखा को भी उस समय अमिताभ से दूरी बनानी थी, तो दोनों का मेल जोल बढ़ता गया। साल 1986 में इन दोनों की शादी की अफवाहें आने लगी। 1986 में एक शॉकिंग रिपोर्ट आई, रेखा और संजय दत्त ने सीक्रेट शादी कर ली है। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन फिल्म मैगजीन ने इस खबर को खूब मसाले के साथ छापा। इसी बीच सुनील दत्त इस रिश्ते से बहुत ज्यादा नाखुश थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि रेखा की इमेज खासकर अमिताभ बच्चन से जुड़े विवादों के कारण उनके बेटे के लिए सही नहीं है। उन्होंने संजय दत्त पर दबाव डाला कि वो ये रिश्ता खत्म करे और यह रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके कुछ समय बाद संजय की जिंदगी में टीना मुनीम और फिर ऋचा शर्मा आई। वही रेखा भी अपने दूसरे रिश्तों में उलझती रही। साल 1985 में उनकी मुलाकात क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ हुई। जी हाँ, रेखा का नाम उस जमाने के सबसे डैशिंग क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ भी जुड़ा था। कहा जाता है कि एक होटल पार्टी में रेखा ने रवि को इतने प्यार से देखा कि वहां मौजूद कई लड़कियां चिढ़ गई थी, पर रवि शास्त्री ने मजाक में कहा था, रेखा सिर्फ आंखों से बात करती है और मेरे आउट स्विंग से ज्यादा घातक है। 1986 में उनका नाम किरण कुमार के साथ जुड़ा। जंगल में मंगल करते करते रेखा किरण कुमार के करीब आ गई, लेकिन यह रिश्ता भी सिर्फ गॉसिप बन के रह गया क्योंकि किरण कुमार की रेपुटेशन उस समय बहुत अच्छी थी और रेखा को कैरेक्टर लेस का टैग दिया जा चुका था। इस वजह से किरण कुमार ने भी उनसे दूरी बना ली। साल 1987 में रेखा का नाम एक और एक्टर के साथ जुड़ने लगा और यह एक्टर था मिथुन चक्रवर्ती। यह रिश्ता तो पूरी इंडस्ट्री में धमाका था। मिथुन उस समय योगिता बाली से शादीशुदा थे, फिर भी रेखा से छुपकर मिलने जाते थे। रेखा ने कथित तौर पर मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दिया था और खुद को मिथुन की पत्नी बताने लगी थी। मीडिया में शादी के कागजात की कॉपी भी छप गई थी, लेकिन जैसे ही योगिता बाली को पता चला तो उन्होंने मिथुन को डरा दिया और मिथुन ने उनसे दूरियां बना ली और यह रिश्ता भी बिना दफनाए जिंदा लाश की तरह तड़पता रह गया। इसके बाद साल 1989 में रेखा की सुभाष घई के साथ काफी जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी। रेखा अब अकेली नहीं थी, वह खतरनाक बन चुकी थी। फिल्म खून भरी मांग के सेट पर सुभाष घई से उनकी तीखी बहस हुई थी। सुभाष घई ने उनको कहा था, रेखा अपने फायदे के लिए किसी को भी यूज कर सकती है। 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी और खुदकुशी। रेखा ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। लोगों ने कहा शायद अब रेखा को सुकून मिल जाएगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मुकेश डिप्रेशन में चले गए क्योंकि रेखा शादी के कुछ समय बाद ही उनको छोड़कर मुंबई चली गई थी और मुकेश से मिलना जुलना उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया था। उन्होंने इसी डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, डोंट ब्लेम एनीवन। पूरा देश रेखा को दोषी मानने लगा था। लोगों ने उन्हें मैन ईटर, विच किलर तक कहा। एक औरत जो मोहब्बत की तलाश में निकली थी अब बॉलीवुड की सबसे काली छवि बन चुकी थी। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद रेखा को बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने काम देना बंद कर दिया था। लोग उनके पास जाने से भी डरने लगे थे, लेकिन कहते हैं कि समय सब जख्मों को धो देता है और धीरे धीरे इनके दाग भी फीके पड़ते गए और इनको दोबारा से काम मिलना शुरू हो गया। इसके बाद रेखा का एक और बहुत जबरदस्त अफेयर हुआ अक्षय कुमार के साथ, जो इनसे उम्र में काफी ज्यादा छोटे भी थे। फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान रवीना टंडन अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसी दौरान रेखा का अफेयर अक्षय कुमार के साथ शुरू हो गया। रवीना ने रेखा पर काफी गंदे गंदे इल्जाम भी लगाए थे। उन्होंने इनको सबसे घटिया औरत भी कहा था। तो दोस्तों, यह थी कहानी बॉलीवुड की सबसे फेमस अदाकारा रेखा की। आपको इस कहानी में कौन सी बात सबसे शॉकिंग लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।